ओम शांति। जो भाई बहनें साइड में बैठे हुए हैं उनसे अनुरोध है कि सामने आए। सामने के चेयर्स खाली है तो साइड्स में बैठे और पीछे बैठे हैं तो उनसे अनुरोध है कि आगे आए। मैं अभी अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करती हूँ, मंच पर विराजित अपने मेहमानों का स्वागत बोकेज और बैचेस के द्वारा करें। मंच पर विराजित अपने माननीय वक्तागणों का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगी। आज के इस सत्र के चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर कमल दीक्षित जी, जो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय पत्रकारिता के एचओडी रह चुके हैं और मूल्यनिष्ठ मीडिया के कोर्स जो इस संस्था से दी जाती है उनके इन्वेंशन भी आप किए हैं। काफ़ी साल से इस संस्था के साथ सपरिवार जुड़े हुए हैं। कई पत्रों के संपादक रह चुके हैं और ओम शांति मीडिया जो फोर्टनाइटली इस संस्था से निकलती है तो उसका एडिटर भी है। कई यूनिवर्सिटीज़ में आप प्रोफेसर रह चुके हैं। देश विदेश का भ्रमण बहुत बार आप किए हैं। उनके नेक्स्ट है डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, जो रीडर है पंडित मदन मोहन मालवीय इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म वाराणसी से हैं और उनके प्रकाशित पुस्तकों में से है संचार माध्यमों का प्रभाव, संचार के मूल और संचार और प्रकाशित के विविध आयाम है और कहीं पुरस्कार भी आप लिए हुए हैं। 2002 का भारत केंद्र के पत्रकारिता राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त है। भारत के संचार भारतीय संचार के दृष्टि के ऊपर उनका रिसर्च चल रहा है, उनका काम चल रहा है। डॉक्टर TDS आलोक जी जो एसोसिएट प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं और ब्यूरो चीफ है दैनिक वीर अर्जुन के और एक्स चीफ एडिटर ऑफ गिरिराज न्यूज वीकली एंड हिमप्रस्था मैगजीन के हैं और कई संस्थाएं और एकेडमीज के आप मेंबर भी हैं। ही इज ऑल्सो रिसिपिएंट ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र नेशनल अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक और बहुत ही माननीय व्यक्ति हमारे सम्मुख है, आप है RK शर्मा जी,
वरिष्ठ पत्रकार, ब्यूरो चीफ है, जनसत्ता एक्सप्रेस लखनऊ के हैं और इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के उत्तर प्रदेश, और 20 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। मानव विकास और दलित चेतना एवं नारी उत्थान से जुड़े विषयों के लिए विशेष आप लेखन लिखते हैं। धर्म एवं अध्यात्म में गहरी रुचि रखते हैं। असंगठित कलमकार के हक के लिए IFWJ के माध्यम से अनवरत संघर्ष करते रहे हैं और उनके आवाज उठाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पावन शक्तिपीठ विंध्याचल मिर्जापुर जन्मस्थान से संबंधित रखते हैं। और गिरीश वर्मा जी जो कि इंदौर से पधारे हुए हैं, हु इज एन एक्स डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन इंदौर। 20 वर्ष से आप ऑल इंडिया रेडियो एवं 10 वर्ष से DDK में विभिन्न पदों में कार्यरत रहे हुए हैं। 2 वर्ष से आप हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय संचार केंद्र के विभाग अध्यक्ष रहे हुए हैं, जहां देश और विदेश के लोगों को ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आप प्रशिक्षण दिए हैं। इसके साथ ही दूरदर्शन में पार्लियामेंट्री न्यूज़ का आप संचालन किए हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद फ्रीलांस टीवी पत्रकारिता और डायरेक्शन और प्रोडक्शन के लेवल पर आप कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद उनके बहुत सारी रुचि भी है, लेखन और शेर और शायरी, पेंटिंग्स में भी आपका विशेष रुचि रहा हुआ है। डॉक्टर B.L. जलन जी, who is the Secretary General of Rural Journalist Association of India, Jaipur, and he is a National General Secretary also, and is a chairman of Human Rights Welfare Society since 2001, Bureau in Chief of Delhi Bor Tarang Bilwara, Delhi Taj Bharti Tong, Delhi Dhola Maru Mirta City, Delhi Jan Hiteshi Abu Road, editor of also the News and Information Bureau, editor of Exim Express Jaipur, working as a journalist since 1965, taking keen part in social activities, taking keen part in BK activities as well, attended BK media and other seminars lot of times. Or Mr. Vinod Bharadwaj ji, who is a feature editor of Dhainik Bhaskar Jaipur, और आप लेखक, बहुत ही अच्छे लेखक और कलाकार भी हैं। लंबे समय तक मास मीडिया एवं विज्ञापन जगत से जुड़े हुए हैं। और पूर्व अध्यक्ष राजस्थान पत्रकारिता के संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ अपने आज के इस पैनल डिस्कशन के चेयरपर्सन से कि अभी जो टॉपिक है वैल्यू बेस्ड मीडिया कॉल ऑफ टाइम, तो आपके विचार क्या है इस टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक क्यों यहाँ चूज किया गया है और उसकी महत्व क्या है। तो मैं निवेदन करने जा रही हूँ आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर कमल दीक्षित जी। एक साथ आपको संबोधित करता हूं मित्रों, यहां भी और वहां भी, क्योंकि
हम लोग तो बारी बारी से यहाँ और वहाँ बैठते रहे हैं ना, इसलिए कोई, और सभी लोग एक ही हैं। वैल्यू बेस्ड मीडिया काल ऑफ द टाइम या मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की काल इस समय क्यों जरूरत है, ये पिछले हम 2 दिन से लगातार पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम और समाज और उसके अंतर्वर्ती प्रभावों को लेकर के विभिन्न दृष्टिकोणों से बातचीत करते रहे, और उन दृष्टिकोणों में बहुत सारी बातें सामने आई हैं। ये बात भी सामने आई है कि जनसंचार माध्यमों का, समवेत जनसंचार माध्यमों का, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे साइबर मीडिया हो, इन सब का समाज पर प्रभाव है, और वो प्रभाव व्यवहार में भी है, सोच में भी है, और अपने बिहेवियरल पैटर्न को गढ़ने में भी है। इसको हम लोग नकार नहीं सकते, हमने ये महसूस किया है। उसी को लेकर के ये बात आ रही है, समाज की अपेक्षाओं को लेकर के बहुत सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं। जनसंचार माध्यमों ने अभी तक अपने कंटेंट को, अपनी विषय सामग्री को जिस तरह से, चाहे विजुअल मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, जिस तरह से प्रस्तुत किया है और जिस तरह से उस प्रस्तुति का प्रभाव पड़ा है, जिस तरह से उस प्रस्तुति को लेकर के लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है या रिएक्ट किया है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल जो देखने सुनने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके मन में भी पड़े हैं। और दूसरा ये है, एक और बना है कि पिछले 20-25 वर्षों में टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से फैसिलिटेट किया है, और उस तरह की सुविधाओं के कारण उसमें जो संभावना 1920 में जो एक छोटी बीज रूप में थी, एक उसकी व्यावसायिक सफलता के संदर्भ में, और उस व्यावसायिक सफलता ने जिस तरह से उसको लगातार एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में सफल किया है, वो भी तो एक तरह से इस पूरी बातचीत में, जब हम पिछले 2 दिन से ये बातचीत सुन रहे हैं और भागीदार भी बन रहे हैं, तो इसमें ये सब चीजें एक साथ मिलकर समवेत रूप में अपने अपने दृष्टिकोणों से इस विषय का विवेचन किया गया। मैं थोड़ा सा आपको इसके संबंध में और गहराई में जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दरअसल में जब हम ये बात कहते हैं कि किसी भी समाचार को, किसी भी विचार को, किसी भी प्रस्तुति को प्रस्तुत करने का दरअसल अर्थ क्या है। जब कोई एक पत्रकार किसी समाचार का चयन करता है प्रस्तुत करने के लिए, या किसी विषय पर अपने विचार को व्यक्त करने के लिए उसका चयन करता है, तब दरअसल में उसका माइंडसेट क्या है। मुझे लगता है कि जैसा जय कृष्णमूर्ति कहते रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति, प्लेन सीइंग, मैकेनिकल सीइंग इज नॉट पॉसिबल। हम केवल मशीन की तरह चीजों को न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, मशीन की तरह नहीं, क्योंकि हम संवेदनात्मक सोच समझ के लोग हैं, और इन सब चीजों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो दरअसल में हम हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, वो जो जितने भी फिल्टर्स हैं हमारे, जिन्होंने हमको प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में विकसित किया है, हम जो कुछ हुए हैं 2, 4, 5 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष, 60 वर्ष तक जो हमारी ग्रोथ हुई है, और उनमें जो हम बने हैं, उसमें जो जिस सांस्कृतिक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में, राजनीतिक परिवेश में उसकी विचारण, जिसे हम कह सकते हैं कि दे आर समहाउ फिल्टर्स ऑफ अवर प्रोसेस इन सिलेक्शन। एक मीडिया कर्मी जब ये काम करता है, तो दरअसल में जब वो किसी समाचार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होता है, तो कहीं ना कहीं सचेतन में, अवचेतन में ये फिल्टर्स उसके काम करते हैं। तो इस फिल्टर्स के संबंध में अगर हम न सोचें और सोचें कि इट इज सिंपली ए मैकेनिकल डिवाइस टू प्रोड्यूस ए न्यूज, नहीं, ये बात नहीं है। और इसीलिए पश्चिम में असल में
जो जनसंचार माध्यमों की प्रस्तुति के जो ढंग हैं, जो फॉर्मेट्स हैं, वे तो दरअसल में पश्चिम से ही हमने लिए हैं और पश्चिम के ही तर्ज पर हम अभी भी प्रस्तुत करते हैं। तो जाहिर है कि जिस तरह से पश्चिम ने इस बात को गहराई से इन बातों पर विचार किया है, संभवतः संचार के संदर्भ में उतनी गहराई से अभी भारत में विचार नहीं हो रहा है। ये बात ठीक है। ये विमर्श भी लगभग उसी का अंग है कि जिसके आधार पर इस तरह की बातचीत हो रही। उन फिल्टर्स के, उन सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भों के बिना हम प्रस्तुति के संदर्भ में बात नहीं कर सकते। एक और मैं बात आपसे मूल्यों के संदर्भ में, मूल्यों का आग्रह क्यों होना चाहिए इसके संदर्भ में एक प्रस्तुति। जब भी आप सोचें कि हम अगर कोई बात करते हैं, हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न, हम जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार का आधार क्या है? बहुत साधारण सी बात है कि कहीं ना कहीं हम हमारी स्मृति के आधार पर, हमारे सचेतन मस्तिष्क के आधार पर, हमारे सचेतन मस्तिष्क में जो हमने जिस तरह के व्यवहार पैटर्न को, जिस तरह के निष्कर्षों को हमने रिकॉर्डेड कर रखा है, वो हमारे बिहेवियरल पैटर्न को डेवलप करते, वो ही उन्हीं के आधार पर हम करते हैं। मगर मनोविद अब ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि नहीं, एक और आयाम है जिस आयाम के आधार पर हमारा बिहेवियरल पैटर्न डेवलप होता है, और वो है कि कहीं ना कहीं हम और नीचे जाकर के इमोशनल तल पर भी जाकर के बातचीत करते हैं। और तब जो स्मृति के आधार पर, सचेतन मस्तिष्क के आधार पर हमारा जो व्यवहार है, वो इमोशनल तल पर जाकर के वो व्यवहार जो रैशनल था वो इरेशनल हो जाता। प्रेम जब किसी से होता है तो वो प्रेम उस तरह की रैशनैलिटी की मांग नहीं करता जिस तरह की सचेतन स्मृति के आधार के व्यवहार। एक और तल है जिस तल के संबंध में जुंग ने और दूसरे विद्वानों ने, मनोविदों ने कहा है कि कहीं ना कहीं एक अनकॉन्शियस लेवल भी है, अचेतन मन भी है, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि समष्टि मन भी है। कहीं ना कहीं हम सब लोग एक तल पर जाकर एक हो जाते हैं। अचानक किसी गिरते हुए को देखने के बाद में हम सारे के सारे लोग उठ करके उसकी मदद करने, सबके मन में एक साथ वो विचार आना, वो उसी समष्टि मन का। तो कहीं ना कहीं तल, एक और तल है जो हमारे व्यवहार, मगर वो तल सामान्यतः नहीं आता। एक और तल है जो इससे भी गहरे जाकर के चौथे में बात करता है, और ये सब मिलकर के हमारे व्यवहार का संचालन करते हैं। दरअसल में जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो मूल्य सूचना नहीं है मित्रों। मूल्य स्मृति पटल, स्मृति के आधार पर किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। मूल्य असल में कहीं ना कहीं या तो इमोशनल या अचेतन में समष्टि के आधार पर लोगों के साथ जब हम भाईचारा, मैत्री, करुणा, दया इत्यादि की बात करते हैं तो दरअसल में हम कहीं ना कहीं उस अचेतन मन या वो हमारे भीतर जो मानवीय संवेदना का जो तल है, जो सब में है, उसके तल के साथ जुड़े हुए व्यवहार की बात करते हैं, और उसके आधार पर कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार को बनाने का या व्यवहार करने का आग्रह करते हैं। वो मूल्य का तल है। कल्पना कीजिए, ठंड के दिनों में महाप्राण निराला एक कवि सम्मेलन से उठते हैं, उन्हें संयोजकों ने एक कंबल दिया है और मानदेय की कोई राशि दी है। महाप्राण निराला निकलते हैं बाहर, एक देखते हैं कि एक भिखारी ठंड में बहुत ठिठुर रहा है। वो आदमी अपना मिला हुआ कंबल उस भिखारी को दे देता। रिक्शे में बैठता है और रिक्शे वाले के आंखों में आंसू देखकर पूछता है कि क्यों, क्या बात है। रिक्शे वाला अपने परिवार की और अपनी स्थिति बताता है। वो आदमी मिले हुए जो पैसे हैं वो रिक्शे वाले को दे देता है। क्या ये महाप्राण निराला ने या हम में से बहुत सारे लोगों ने किन आवेग के तलों में किया होगा? क्या सिर्फ यह इमिटेशन है, नकल है, या एक दानवीरता के रूप में दूसरों को दिखाया जाने वाला व्यवहार है,
या कहीं ना कहीं वो भीतर से एक आवेग था जिसे पहले से नहीं तय किया गया। महाप्राण निराला निकले तब ये तय करके निकले थे क्या कि ये कंबल मैं किसी को दान दे दूंगा क्योंकि इतना खराब है ये कंबल, इस तरह का नहीं। उन्हें पता भी नहीं था कि ये कंबल, वो तो कंबल को उस ठंड के लिए अपने लिए उपयोग करने के लिए एक सुविधा और साधन मान करके निकले होंगे, मगर तत्काल ही एक दूसरे आवेग ने दूसरे की परिस्थिति को देखते हुए वो बदल दी। बहुत सारे लोगों ने सुनामी और दूसरे झंझावातों में अपनी जेबें और अपने खाली कर। इस संस्था के जो जिनमें एक रूपांतरण घटा, एक वो रूपांतरण घटा, तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी की सारी संपत्ति एक ट्रस्ट को पूरी की पूरी दान दी। ये सिर्फ सूचनाओं, वो स्मृति के तल पर बनाया या किया जाने वाला व्यवहार नहीं, बल्कि कोई एक ऐसा भीतरी आंतरिक आवेग का बात थी जिस आधार। असल में जब मीडिया के संबंध में, समाज के संदर्भ में जब बात करते हैं हम, तो मैंने ये बात जानबूझकर इसलिए की कि जब हम मूल्य की बात करते हैं तो मूल्य सिर्फ सूचना अर्थात भाईचारा, मित्रता, करुणा, दया, प्रेम, इस तरह की एक लिस्ट या सूचनाएं भर नहीं है। और इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि दरअसल में इन आवेगों की उत्पत्ति कहां से होती है और किन दशाओं में होती है। क्या उसका कोई फॉर्मेट किया जा सकता है? क्या उसे इमिटेट किया जा सकता है? क्या उस तरह के व्यवहारों, और हमने देखा है बहुत सारी नक्कालियां इस तरह की कि जब लोग इस तरह के व्यवहार करते हैं तो कितने नकले और फीके साबित होते हैं, और जब इस तरह के व्यवहार बहुत गहरे अंतरतम से किए जाते हैं तो वो कितने प्रभावी होते हैं। तो इस तरह से जब हम मूल्यों की बात करते हैं तो मूल्यों की बात के संदर्भ में मीडिया जो कि समाज पर और जो सारे प्रश्न उठ रहे हैं, और मैं वो बात नहीं उठी, एक इतना बड़ा भयावह षड्यंत्र मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के साथ नहीं, संभवतः पूरी दुनिया के साथ इंटरनेट पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह के बीभत्स और ऐसे चित्र जो आपकी पूरी की पूरी मानवीय तल को खत्म करने के लिए खत्म कर सकते हैं। ऐसे इंटरनेट पर इस तरह की साइट्स हैं, और एक इस तरह की साइट्स ऐसी नहीं। मेरे एक मित्र ने इस पर सर्वे किया क्योंकि वो बहुत पीड़ित है, और उसने कहा आप अंदाज कर 11 करोड़ 6 लाख 7 लाख इस तरह की साइट्स हैं, एक दो साइट, और वो साइट्स पिता पुत्री, मां पुत्र और इस तरह के संबंधों के संबंध में जिनकी व्याख्या, जो चूंकि मूल्य की बात है इसलिए मुझे संदर्भ देना पड़ रहा है, मगर अगर उन्हें देख लें तो संभवतः पूरी की, और वो पीढ़ी इंटरनेट पर साइबर कैफे के लोग कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट की सुविधा के कारण हमारी जो आय बढ़ी है, और उस आय बढ़ने के कारण उनका 3/4 समय, और 3/4 समय में जो देखा जाता है वो समाज को पुनरुत्थान करने वाला, समाज में मूल्य और निष्ठाओं को विकास करने वाला नहीं, बल्कि वो पीढ़ी को व्यामोह में और उस पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए उस तरह के दृश्य और उस तरह की सूचनाएं प्रस्तुत किए। क्यों? सामाजिक और राजनीतिक व्याख्याकार संभवतः ये बात कर सकते हैं कि इस तरह की एक पूरी की पूरी भारतवर्ष की इस तरह की सुयोग और पूरी दुनिया में अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने वाली पीढ़ी को, ये जो भारतीय नेतृत्व जो पूरे दुनिया में अब अपने नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है, भारतवर्ष के 3 बड़े लोग अब पूरी दुनिया के श्रेष्ठ लोगों में शामिल है, चाहे वो मित्तल हो, चाहे प्रेम अजीम जी हो, चाहे और दूसरे लोग, वो पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली के सारे लोग, ज्यादातर लोग भारतीय हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता का, अपनी सर्जनात्मक क्षमता का उदाहरण दिया है। तो जाहिर है कि इससे एक बड़ा खतरा महसूस करके संभवतः इस पीढ़ी को, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमको इस संबंध में, अर्थात इस विषय की सामग्री की प्रस्तुति के संदर्भ में हमको स्वयं उस तल पर जाकर के अपने संवेगों को व्यवस्थित करने का और अनुभव करने का काम करना पड़ेगा,
तभी हम उन लोगों के साथ अपनी सामग्री के संदर्भ में बातचीत कर सकते हैं। संक्षेप में मैंने सूत्रों में ये बात कही है, हालांकि मैं हार्वर्ड के जो एक मनोविद हैं लॉरेंस कोलबर्ग, उनके बारे में और बात कहना चाहता था, मगर चूंकि हमारे साथी और अभी इस प्रश्न पर बात करेंगे और आप भी इस संबंध में संवाद करेंगे, तो अगर वक्त होगा तो मैं कहूंगा। मगर हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि मूल्यों के संबंध में मीडिया के कंटेंट को तय करने में, प्रस्तुत करने में और उसके प्रभाव का आकलन करने में कहीं ना कहीं हमें उन गहरे मानवीय मूल्यों के संदर्भ में सोचना होगा। और उन सोचना ही नहीं होगा, उन्हें हमें अपने अंतरतम में महसूस करना होगा। वो अगर हम उस तरह के अंतरतम में महसूस नहीं करेंगे तो हम संभवतः अपनी सामग्री को एक बिल्कुल तटस्थ, निरपेक्ष, उदासीन की तरह प्रस्तुत करते चले जाएंगे। जिसमें आज सुबह जब गौड़ ने ये बात कही, तो वो जो व्यक्ति था जिसने दंगे की खबर को 2 पत्रकारों ने रोकने की जो अपने आप निर्णय लेने की का निर्णय लिया, वो कौन सा मनुष्य था? वो जो गौड़ जो एक उस खबर को तत्काल देने की तीव्रता कर रहा था, वो अचानक ये बात क्यों सोचता है कि चलो रात को 1 बजे अब घर जाकर के सो जाते हैं, सुबह जो होगा देखा जाए? वो मनुष्य संभवतः उस मूल्य आवेग के कारण था, जो मूल्य आवेग इस बात के लिए कहता था कि इस सूचना का प्रभाव समाज की व्यवस्था पर गलत पड़ेगा और हो सकता है कि ये जो तनाव है, ये तनाव और बढ़ जाए। असल में उस मूल्य चेतना के संबंध में बिना हमारे अनुभव के तौर पर जाने, पहचाने, अनुभव किए आधार पर हम संभवतः मीडिया के कंटेंट के संबंध में ना तो सिलेक्ट कर सकते हैं, ना डिजाइन कर सकते हैं और ना ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसको प्रोड्यूस तभी कर सकते हैं जब हम इन बातों को देखें। एक बहुत छोटी सी थी मगर बहुत गहरी थी। इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म। एक दूरदर्शन के एक प्रोड्यूसर ने एक छोटे से अपने आए हुए व्यवहार के कारण अपने जीवन में, अपने दृष्टि में हुए परिवर्तन को आपके सामने रखा। मिस्टर मलिक, उन्होंने कहा बहुत छोटी सी बात थी, सिगरेट छोड़ दी, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। सिगरेट छोड़ देना एक साधारण बात नहीं। एक व्यसन से मुक्त होने के बाद में उस व्यसन के छोड़ने के कारण आया हुआ परिणाम और उसको किया हुआ अनुभव, उसके कारण जो दृष्टि में, सोच में और व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के आधार पर मलिक की पूरी बाद की जो सोचने और बात करने और अपने आप को व्यक्त करने की जो परंपरा में परिवर्तन हुआ, व्यवहार में परिवर्तन हुआ, दरअसल में वो गहरा है जो मूल्य के आज उस आधार पर मूल्य निर्माण की या मूल्य को अनुभव करने की जरूरत की बिल्कुल आज बात। इसलिए कि ये समाज इस समय उसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ संदर्भ देकर, ये समाज बहुत बिखरा हुआ है, तटस्थ है, एक दूसरे के प्रति असंलग्न और उदासीन होता चला जा रहा। मित्रों, इसलिए जब मीडिया के संदर्भ में हम मूल्यों के बारे में जब बात करें तो मुझे लगता है कि नहीं, मूल्यनिष्ठ दोनों तल पर, मीडिया के कंटेंट में मूल्यों के बारे में और मीडिया कर्मी के अपने सोचने समझने के मूल्यों के बारे में, दोनों तलों पर एक साथ विचार करना पड़ेगा। ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। और मैं इस आग्रह के साथ मैं अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कि और लोग जब बात करेंगे तब इस विषय को, मूल्य की बहुत गहरी और बहुत लंबी बात है, तो इस वजह से इस बात को हम और लोगों के साथ मिलकर के फिर आगे चलाएंगे, जिसमें आप भी शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कमल दीक्षित जी। मैं अभी अनुरोध करने जा रही हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी से कि अपना विचार हमारे समक्ष रखें। अध्यक्ष जी और मंचासीन साथियों और सभागार में उपस्थित साथियों, जैसा प्रोफेसर दीक्षित जी ने विषय
की स्थापना करते हुए ये बताया कि मूल्य और मीडिया, जहां तक सवाल मूल्य और मीडिया का होता है, जो अब तक मैंने पाया, भारतीय चिंतन परंपरा में मूल्य और मीडिया दोनों कालजयी हैं। मूल्य और मीडिया को कालजयी रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आप देखें कि कैसे मूल्य और मीडिया अलग नहीं है और समाज एक ही है। इसकी अवधारणा शुरू होती है शब्द से। शब्द वह, शब्द के दो स्वरूप हैं, एक चेतन है, चित्त स्वरूप है, दूसरा अचित्त स्वरूप है। और अचित्त स्वरूप में वह ध्वनि और प्रकाश युक्त होता है, और उसी से जब वह शब्द और दृश्य रूप होता है तो उसी से मीडिया के 3 आयाम विकसित होते हैं, श्रव्य, दृश्य और दृश्य शब्द। लेकिन वह जब चित्त आयाम में जाता है तो उसी से मानवीय सृष्टि होती है। यहां हिमालय नहीं है, लेकिन हम आपको हिमालय कहें तो आपके मस्तिष्क में उपस्थित हो जाएगा। यह उसकी चेतनता का भाव है। यह पूरी प्रक्रिया वैदिक काल ऋग्वेद में उल्लेख आया है कि जब मनुष्य कोई विचार व्यक्त करता है तो सत्य और असत्य एक साथ उसके मस्तिष्क में आते हैं, परस्पर एक दूसरे का पीछा करते हुए आते हैं। ये ऋग्वेद के ये 6वें मंडल में उल्लेख है। और कहते हैं कि अंत में सत्य जो है वही श्रेष्ठ होता है, और ईश्वर तत्व जो है वह सत्य की रक्षा करता है, असत्य और मिथ्या की समाप्ति करता है। तो सबसे पहले हम जब पश्चिम की ओर झांकते हैं तो पश्चिम में जो मीडिया का विकास हुआ वो सूचना तंत्र के रूप में हुआ। लेकिन भारतीय मनीषा ने तो इतना चिंतन किया है सूचना व्यवहार पर कि जिसको अगर लिपिबद्ध किया जाए तो शायद कई ग्रंथ बन जाएंगे। ऋग्वेद से पूरी कड़ी आती है। अब अंतिम कड़ी का उदाहरण मैं दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिरधुनि गिरा लगति पछिताना। प्राकृत मनुष्य क्या है, ये कहा गया है ना। धर्म की परिभाषा क्या है, मनुष्य को किस रूप में कहा गया, आहार निद्रा भय मैथुनं च समग्र में तत्पशुभि नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्म विहीना प्रसुभि समाना। वो धर्म क्या है, माने आहार निद्रा भय मैथुन, ये मनुष्य और पशु में सब हैं। पशुपति इसलिए हैं कि उन्होंने इन चारों पर विजय प्राप्त की, नियंत्रित किया। इस चिंतन को भारतीय मनीषा ने बहुत पहले याद किया और उसके ज्ञान में है। तो हम ये कहते हैं कि मीडिया प्राकृत मनुष्य का जो हे चरित्र आज मीडिया परोस रही है, ये प्राकृत मनुष्य का चरित्र है, संस्कारित मनुष्य का वो चरित्र नहीं है। अब आते हैं कि ये मीडिया का पूरा अब भारतीय चिंतन पर विचार करें तो पूरा का पूरा संचार आधारित हमारी चिंतन परंपरा है। 4 युगों की जो कल्पना की गई है वो त्रिगुण आधारित है, 3 गुणों पर आधारित है, सत रज और तम। इन्हीं से मिल करके मनुष्य के व्यक्तित्व की कल्पना की गई है, सूचना व्यवहार की कल्पना की गई है। जब सूचना व्यवहार का आवर्तन होता है, बदलाव आता है, तो युगों का परिवर्तन हो जाता है। सत युक्त जब समाज होता है तो वही सतयुग है। जब रजस प्रवृत्ति समाज में व्याप्त हो जाती है सूचना की, तो आता है त्रेता। रजस और तमस वृत्तियों से युक्त जब सूचना व्यवहार समाज का होता है तो वही है द्वापर। और जब तमस वृत्ति सूचना व्यवहार में स्थान लेती है तो कलयुग का आवर्तन माना जाता है। तो सत्य क्या है, ज्ञान, तपस्या, दया, ये सत्य के मूल्य हैं। दंभ, ऐश्वर्य, भोग विलास, ये राजस मूल्य हैं। शोक, दुख, भय, ये तमस मूल्य हैं। तो युग के आवर्तन का जो सिद्धांत, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय मनीषा ने कहा है, लिखा है। ऋग्वेद से लेकर के तमाम ग्रंथों में आप जाइए, वहां लिखा हुआ है सत रज तम। युगों का आवर्तन केवल काल गणना पर आधारित नहीं है, ये संदर्भ तो हमको नहीं मिले, लेकिन युग का आवर्तन सत रज तम के आधार पर होता है। ये हमें मिले हैं, हर ग्रंथों में मिले, मैं उसी पर काम कर रहा हूं। तो अब जो है युग का आवर्तन इस तरह से होता है। तो मुख्य रूप से जिस सूचना की हम बात करते हैं वह उसी के आधार पर आज भी पूरा का पूरा कलयुग जिसे हम कह रहे हैं ये बदल सकता है अगर सद्वृत्ति, सूचना वृत्ति इस समाज में आ जाए। लेकिन इसके लिए करना क्या है, हम एक ध्यान दिलाना चाहेंगे। ओशो ने भी इस पर बड़ा चिंतन किया। उन्होंने कहा कि आज हमारी वृत्ति क्या हो गई है,
मीडिया ने कौन सा मनोविज्ञान पैदा कर दिया। देखिए, मीडिया अलग नहीं है, मीडिया के दो भाग हैं, एक उसका संज्ञानात्मक भाग है और एक मशीन है। जो है ये मशीन है। संज्ञानात्मक भाग जो इसमें सूचना का प्रवाह होता है, तो शब्द से लेकर के जो शब्द है उसमें भी मीडिया के दो रूप थे, एक संदेश था और दूसरा उसका शब्द संप्रेषण भाव था जो प्रकाश और ध्वनि रूप था। उसी का परावर्तन होता बदलते बदलते आज हम इस मीडिया तक आए हैं, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य कोई माध्यम हो। तो मीडिया अनंत माने कालजयी है, हर काल में रही है, अब भी रहेगी। लेकिन भारतीय मनीषा ने माना कि सबका केंद्र शब्द है। शब्द व्यवहार सत्य वाला हो रहा है कि रजस हो रहा है कि तमस हो रहा है। तो हमको बाहर जाने की अपेक्षा ये प्रयास करना चाहिए कि वही भारतीय मूल्य आए। ओशो ने इस संदर्भ में कहा कि किसी शहर में दुनिया के चले जाइए, क्या श्मशान घाट चौराहे पर कहीं मिलेगा, वो तो नगर के किनारे मिलेगा। लेकिन मीडिया ने क्या स्थिति बना दी है इस समाज की कि अगर समाचार पत्र आया, आपने देखा कि कोई अशुभ समाचार नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई अश्लील या बलात्कार ये सब नहीं हुआ, तो आज कोई समाचार नहीं है। पाठक बड़ा निराश होता है। ये मनोविज्ञान किसने बनाया? इसलिए कि बिना जाने हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जिसकी कोई योजना नहीं है। तो सबसे पहले मीडिया में क्या संदेश दिया जाए? दो भैंसें कट करके मर गई, इसकी उपयोगिता क्या है? तो हम खुद उपयोगिता का भान नहीं करते। और सबसे बड़ा दोष है कि पत्रकार और पत्रकारिता से जुड़े लोग ये अपने को रख करके समाज में गणना नहीं करते। अगर अश्लील फोटो छपती है किसी संपादक या संपादकीय सहयोगियों के द्वारा, जो पेपर छप निकाला जाता है उसमें अश्लील फोटो छपती है, तो क्या उनके घर के लोग, क्या उनके रिश्तेदार उसे नहीं पढ़ेंगे? ये दृष्टि वो नहीं रखते हैं, वो भूल जाते हैं, अपने को अलग कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा है कि मीडिया ये तो उत्तरवर्ती है, हमारे व्यवहार का भाग है। सबसे बड़ा है समाज के चिंतन का भाग। हमको लाना होगा समाज में मानवीय मूल्य, समाज क्या सोचे, समाज के लिए क्या प्रिय है। चूंकि मीडिया और उसके मूल्य जो है भारतीय मनीषा ने कालजयी माना है। हम आज मनुष्य की जिंदगी 10 दशक है, 100 वर्ष है, 150 वर्ष है, लेकिन यह समाज अनंत है, अनंत काल तक चलेगा। तो हम समष्टि को इतना ना बिगाड़ दें कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न मिले, मूल्य न मिले, वो मूल्य विहीन हो जाए। इसलिए मूल्य की परिकल्पना समकालीन समाज के परिवेश में नहीं करनी चाहिए। इसको तो दूरगामी दृष्टि देख करके करनी चाहिए। और बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस समाज में पैदा हुए हैं इसमें मूल्य की परिकल्पना अनंत काल की है। और यह भी परिभाषित किया गया है कि समय का काल चक्र बदल जाएगा अगर मूल्य की संरचना समाज से बदल जाएगी। तो मीडिया में हम भी हैं, इसलिए कि संदेश हम भी देते हैं और हमारे मस्तिष्क से ही होता है। तो मनुष्य का जो आभ्यंतर है, उस आभ्यंतर में क्या सूचना अंकित की जाए जो बचपन से मनोविज्ञान पैदा होता है। तो समाज जो बचपन से पढ़ रहा है उसमें मूल्य, नैतिकता, इसकी शिक्षा देना चाहिए। उसमें यह हीन भाव पैदा हो। देखिए, यह समाज केवल मीडिया वालों का ही नहीं है, पाठकों का है। पाठक क्यों नहीं बहिष्कार कर देते ऐसे पत्रों का, ऐसे मीडिया का? इसलिए पूरे समाज के मनोविज्ञान पर चिंतन करने की बात है। लोगों में यह हीन वृत्ति पैदा हो अगर गलत समाचार छापते हैं, लिखते हैं। ये पत्रकारिता के लोगों में, दर्शक और श्रोता में गलत भावना, हीन भावना पैदा हो कि हमने ऐसा देख लिया। अगर ऐसा समाज बनेगा तो निश्चित है कि सत्ययुक्त समाज होगा, श्रेष्ठ समाज होगा, जिसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय सभी लोग काम कर रहे हैं। तो हमें यह है कि अब ये भाव पैदा किया जाए कि समाचार पत्र का 1 इंच स्थान बिकता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है। और उस स्थान पर दो भैंसे टकरा करके गाड़ी से मर गई कट के, ये स्थान दिया और मुफ्त में छापा, उससे समाज को कुछ नहीं आपने दिया, उस सूचना का कोई महत्व नहीं है। तो कम से कम समाज के लिए उपयोगी समाचार और जिससे समाज मन ठीक हो, ये होना चाहिए। और आपको बताऊं, भारतीय मनीषा का दृष्टिकोण क्या है सूचना के प्रति? श्रोता अभिरुचि परिष्कार। श्रोता क्या चाहता यह देना नहीं है, श्रोता की अभिरुचि का परिष्कार करना। जो श्रोता है उसका क्या इंटरेस्ट है, क्या चाहता है, ये छोड़ करके भारतीय चिंतन का यह आधार है कि उसके मस्तिष्क का परिमार्जन हो, वो सद्वृत्ति युक्त हो। तो हमें इस दिशा में
अगर हम ले जाएंगे तो निश्चित है कि आज नहीं, एक दिन में नहीं, लेकिन धीरे धीरे होगा। क्योंकि हमारे शरीर में, हमारी चेतना में, हमारे परिवेश में वह प्रवाह है जो कुछ समय के लिए भूल गए हैं। उसको याद करेंगे तो निश्चित है कि हम दुनिया को भी देंगे और अपने लिए भी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी। मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ डॉक्टर मिस्टर गिरीश वर्मा जी से कि आप अपना विचार हमारे समक्ष रखें। मिस्टर गिरीश वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और मंच पर विराजित सम्मानित विद्वज्जन, मीडिया के मित्रों, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। प्रोफेसर कमल दीक्षित ने, डॉक्टर ओपी सिंह साहब ने जो कुछ कहा वो उनका गहन अध्ययन, चिंतन और एक एकेडमिशियन रहे हैं वो, तो वो चीज़ों को उस ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं इस मामले में बहुत छोटा हूँ और मेरा जो अनुभव है मैं उसी पे बात आपसे करूँगा, और कोई बहुत बड़े विषय से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी की उम्मीद आप मुझसे ना करें, मेरे साथ मेरे अनुभव बांटें, यही मेरा निवेदन है आपसे। इस वक्त में जैसा अभी सिंह साहब ने भी कहा कि समय की मांग है कि हम मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को लाएं समाज में, बहुत ज़रूरी है ये। आज पत्रकारों को लेके हम बात करें तो आज जो स्थिति बनी हुई है, जो महत्व पत्रकारिता को मिला है खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद, तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें पत्रकारों की हैसियत भले जैसी भी हो, लेकिन उनके मन में लगता है कि वो बहुत कुछ हैं और वो ये जानते हैं कि उनका दबाव, उनकी न्यूसेंस वैल्यू जो चाहे सो करा सकती है। और ये दम्भ, ये इस तरह का सोच ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। चाहे वो, मैं दूरदर्शन में भी बहुत साल रहा हूँ, रेडियो में भी रहा हूँ, वहाँ भी मैंने देखा, मुझे भी लगता था कि मैं मीडिया में हूँ, बहुत बड़ी बात है, चाहे जिससे जाके मिल लो, चाहे जब बात कर लो, चाहे जिससे सवाल पूछ लो, तो वो एक जो विश्वास होता है वो हमें एक ऐसे अभिमान की ओर ले जाता है। वहाँ पे हम अपने नैतिक मूल्यों को भूलने की स्थिति में आ जाते हैं और वो कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्थिति में खास तौर से ऐसे संस्थान, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय से जब मैं जुड़ा हूँ, 2-3 साल लगभग मुझे हो गए हैं, तो मैंने देखा कि उस संस्थान से जुड़ने के बाद एक सोच में जो परिवर्तन होता है, आपके मन में जो विचारों का आदान प्रदान होता है, वो अपने आप को, जैसे कहते हैं कि देह अभिमानी आपको नहीं होना है, आपको किसी तरह का अपने पद का गुमान नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें अपने आप प्रस्फुटित होती हैं मन में, और ऐसा लगता है कि यदि इस तरह के हम सत्संग में रहें, इस तरह की संस्थाओं से जुड़े रहें, तो धीरे धीरे हम अपने आप को बदलने में कामयाब होते हैं और शनै शनै हमें पता नहीं लगता, हम इस सब वातावरण के प्रभाव में इतनी जल्दी अपने आप को बदलने की कोशिश कर लेते हैं कि कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो गया। खासतौर से मुझे तो ऐसा लगा है। तो मैं यही कहूँगा कि आज ऐसे संस्थानों की ज़रूरत है जो पत्रकारों को जोड़ें, जैसा इस प्रयास हुआ है। हर साल इस तरह के सेमिनार होते हैं और इसमें मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 10-5 लोग भी इस तरह का अपना सोच बदल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। और जैसा संस्थान के उद्देश्य, संस्थान की शिक्षा, यहाँ के जो प्रवचन होते हैं, यहाँ का जो राजयोग है, उसके माध्यम से जो हमें लगता है कि आदमी झुकना सीखे, आदमी नम्र हो, उसमें नम्रता आए, आदमी के व्यवहार में शांति हो, शांत रहे वो, ये तमाम चीज़ें जब आदमी में पैदा होती हैं तो उसका सोच, उसका लेखन, उसका कार्य करने का तरीका अपने आप बदलता जाता है। आपसे
झुक के जो मिला होगा, कद में वो आपसे बड़ा होगा। तो कहा है किसी शायर ने, तो ये बात लगती है कि हाँ भाई, ये बात तो सही है कि आप जितने नम्र होंगे, जितने आप ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेंगे, उतना झुकाव आप में आएगा और आप हर उस अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। अच्छे लोग, नम्रता और समाज में शांति फैलाने वाले लोगों को लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं। एक स्वर्ण अक्षरों में उनको याद किया जाता है। हम गांधी और लिंकन की बात करें, वहीं उनको भी याद किया जाता है, लेकिन इतिहास के काले अक्षरों में जब हम तानाशाह, मुसोलिनी और हिटलर जैसे लोगों की बात करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें बताती हैं कि नम्रता और अपने सद्विचार, अपने व्यवहार में परिवर्तन, ये हमारे लेखन को, हमारे सोच को, हमारे कार्य करने के ढंग को अपने आप एक नई दिशा देता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह के संस्थानों के माध्यम से ये सोच दिनों दिन बढ़ रहा है। बहुत कुछ परिवर्तन मैंने देखा है इससे जुड़ने वालों के साथ। और भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ इस तरह के आपको शिक्षा मिलती है, इस तरह के सत्संग मिलते हैं और लगता है कि हाँ, आदमी अपने मूल्यों की तरफ लौट रहा है। अपने संस्कारों से जुड़ना हमें चाहिए। हमारे संस्कार बड़े पुरातन हैं और जो कुछ हम अपने परिवार में सीखते हैं, जो सीखते रहे हैं, शुरू में हमारे जो संयुक्त परिवार रहते थे, वो हमारे संस्कारों की शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा माध्यम थे। जैसे जैसे हमारे परिवार अलग अलग हो रहे हैं, एकल हो रहे हैं, बेटा बहू अलग हो जाता है, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे जो बढ़ते हैं उनको सिर्फ माँ बाप ही दिखते हैं जो हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो बच्चों में संस्कार कहाँ से पैदा हों, कहाँ से वो सीखे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी हमारी, लौट के लोग चाह रहे हैं कि हम उस तरफ आएँ और देखें कि इसका क्या प्रभाव है। और लोगों ने देखा कि बहुत अच्छा प्रभाव उसका होता है। बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, माँ बाप को अपने आप दादा दादी, चाचा चाची, बाबा मामा मामी सबसे सीखते रहते हैं और कब क्या सीख जाते हैं आपको पता नहीं लगता। गुरुजनों के प्रति आदर, सम्मान जो हमारे ज़माने में था, वो आज के बच्चों के ज़माने में नहीं है। आज हम अपने टीचर को देख के अनायास हमारे सर झुक जाता है कि चलो हमें इन्होंने पढ़ाया है, हम पैर छू लें इनके। लेकिन आज का विद्यार्थी थोड़ा सोचेगा कि देखूं ज़रा माहौल कैसा है, ऐसा करना है कि नहीं करना है। तो ये तमाम चीज़ें हमें, ये संस्कार जो मिलते हैं गाहे बगाहे अनजाने में, परिवारों के साथ, अपने गुरुजनों के साथ, अपने समाज के साथ जुड़ने से मिलते हैं। और जितना हम समाज से जुड़े रहेंगे, अपने संस्कारों से जुड़े रहेंगे, अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, उतने हरे भरे हम होते रहेंगे। कहते हैं कि जड़ों से कट जाएगा आदमी तो सूख जाता है। तो वो यही कारण है, आज जो नैतिक मूल्यों का ह्रास है उसका असर पत्रकारिता पर भी है, समाज पर भी है, सब जगह हमें देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस दिशा में थोड़े थोड़े प्रयास करें और ये कोशिश करते रहें कि कैसे इन मूल्यों को लौटाने के लिए हम किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, जिसमें इन संस्थानों के साथ साथ हमारा जो इससे प्रभावित लोग हैं, हम आप जैसे लोग, वो भी अपने नैतिक दायित्व को निभाते हुए लोगों से मिल के अपनी बात कर सकते हैं और छोटे छोटे काम ही करें तो अच्छा होगा। बहुत अच्छा शेर एक शायर ने कहा है, जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखोगे शहर हो जाएगी। तो जो रात है उसको जाने न दें, अपना काम शुरू कर दें, जुगनू के प्रकाश में करें, सूरज की रोशनी आएगी तब देखा जाएगा। उस इंतज़ार को न टालें और ये वक्त है कि हम अपने मूल्यों को लौटाने के लिए जी जान से, प्राणपण से जुट जाएं और एक इस सभा कक्ष में ही बैठ के इस संकल्प के साथ आज उठें कि हम अपने साथ कम से कम कुछ इन मूल्यों को लेके एक नई शुरुआत करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को अपने छोटे से विचारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश वर्मा जी। मैं अभी निवेदन करने जा रही हूँ डॉक्टर टीडीएस आलोक जी से। डॉक्टर टीडीएस आलोक जी अपना विचार हमारे समक्ष रखें। परम आदरणीय इस सत्र के अध्यक्ष, पत्रकारिता के शिखर पुरुष
प्रोफेसर दीक्षित जी और मंच पर विराजमान सुधी विचारक विद्वान और उस ओर बैठे हुए, मैं तो ये कहूंगा कि एक विद्वानों के परिषद के रूबरू में हूं, तो आप सबको मैं नमस्कार कहता हूं। आज जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है, सबसे पहले मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को उसके लिए बधाई देना चाहता हूं, प्रशंसा का संबल देना चाहता हूं कि उन्होंने आज के इस समय में एक ऐसे विषय को चुना है जो सचमुच में आज के समय की एक मांग है। क्योंकि मीडिया में, समाज में मूल्य की बात जो हम कर रहे हैं, ये मूल्य की बात का जो कारक है वो कौन है? वो वास्तव में व्यक्ति है। व्यक्ति ही मीडिया में काम कर रहा है और व्यक्ति से ही समाज बन रहा है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चिंता आज हमारे सामने है कि मीडिया को जो भूमिका समाज में निभानी चाहिए थी, जो रोल अदा करना चाहिए था मीडिया को, वो आज उसको कर नहीं पा रहा है। और यह भी सच्चाई है कि मीडिया आज एक सबसे सम्मोहक व्यवसाय है। हर कोई व्यक्ति इसके प्रति आकृष्ट है, हर कोई व्यक्ति इसमें जाना चाहता है, लेकिन इसमें जाकर के, इसके सम्मोहन को देख करके वो उन दायित्वों को निभा नहीं पा रहा है। इसलिए शायद आज समाज में मूल्यों की बात जो है वो सर्वोपरि हो गई है। मूल्य जो है उनका जिस प्रकार से अवमूल्यन हुआ है, वो शायद मीडिया के प्रबंधन की एक सबसे बड़ी चिंता है। डॉक्टर ओपी सिंह जी ने भी उस पर इशारा किया, प्रोफेसर दीक्षित जी ने भी उस पर इशारा किया और वर्मा जी ने भी उस पर इशारा किया कि आज मीडिया के प्रबंधन की जो दशा और दिशा है वो जिस तरह से बदल गई है, उससे समाज में एक बहुत बड़ी चिंता पैदा हो गई है। मीडिया का जो सबसे बड़ा दायित्व था वो समाज को सही ढंग से शिक्षित करना था। मीडिया का जो सबसे बड़ा दायित्व था वो समाज को शिक्षापूर्ण सूचना देना भी था। और मीडिया का जो सबसे बड़ा दायित्व था वो समाज को स्वस्थ मनोरंजन भी उपलब्ध करवाना था। लेकिन आज मीडिया ना तो समाज को स्वस्थ शिक्षा दे रहा है, ना स्वस्थ मनोरंजन ही उपलब्ध करवा रहा है, और ना ही उस प्रकार की सूचना जो है वो मीडिया दे पा रहा है। तो इसलिए मीडिया से जो अपेक्षाएं आज समाज को हो गई हैं, तो उससे लगता है कि मीडिया के प्रबंधन में बहुत बड़ा दोष पैदा हो गया है। आज मीडिया पूरा मैनेज्ड है। मीडिया में जो पर्दे पर जो दिखाया जाता है, मीडिया की पृष्ठों पर जो हम पढ़ने और देखने सुनने को जो हमें मिलता है, वो टोटल ही मैनेज्ड है। मैं आपके साथ एक छोटा सा एक अनुभव बटोरना चाहता हूं कि टीवी के लिए कुछ वर्ष पूर्व जी टीवी ने एक सीरियल तैयार किया जिसका शीर्षक था संतति। और उस सीरियल को बनाते हुए उन्होंने एक मूल प्रश्न रखा कि संतान पैदा करने का अधिकार किसको हो। और उसके लिए उन्होंने समाज में बहुत से लोगों से इंटरव्यू किए। खुशवंत सिंह जी से भी किया, सूर्यकांत बाली जी से भी किया, किरण बेदी से भी किया, और बहुत से जो समाज के अन्य वर्ग के लोग थे उनसे भी उन्होंने इंटरव्यू किया। लेकिन जब वो उनसे बातचीत कर रहे थे तो एक शर्त तय करी हुई थी कि जब आप ये जवाब देंगे तो आप ये कहेंगे कि संतति पैदा करने का जो अधिकार है वो मात्र जननी को है, यही आप कहेंगे। बड़े बड़े विचारक खुशवंत सिंह जी, किरण बेदी, सूर्यकांत बाली जी जो नवभारत टाइम्स के उसमें प्रधान संपादक थे, मीडिया जो है वो पहले ही उनको निर्देश दे रहा है कि संतान पैदा करने का जो अधिकार है वो केवल स्त्री को है। जनक या माता पिता या समाज, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो ये जो मूल्य की बात आती है हमारे सामने, जैसे एक संतान की बात है, हम उनको ये कहना चाहते थे कि संतान जो है वो केवल एक पक्षीय नहीं है, उसमें जनक का भी उतना स्थान है, जननी का भी उतना ही स्थान है। और संतान को पैदा करने का जो हमारी अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ संतान समाज में पैदा करना चाहते हैं। हम एक ऐसे संतान पैदा करना चाहते हैं जिससे
एक ऐसा समाज बने जिसमें अनेकों राम पैदा हों, अनेकों कृष्ण पैदा हों, अनेकों महान पुरुष पैदा हों, जो हर एक माता पिता चाहता है, हर एक समाज चाहता है। शायद मूल्य की ये भी एक मांग है। लेकिन जी टीवी का निर्देश था संतति में कि वो ये कहते हैं कि संतान जो है वो केवल स्त्री पैदा करेगी, जब चाहेगी तब पैदा करेगी, एक तरह से एक्सीडेंटल भाव से। जबकि संतान पैदा करने का जो भाव था वो पूरा पूजा भाव से था। तो आज ये जो विकृति आई है, मीडिया का जो चेहरा बदला है, शायद इसीलिए आज मूल्यों के सरोकार की जो बातें हैं वो आज हमारे सामने हैं। एक चीन के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जीने की योजना अगर 1 वर्ष है तो अन्न उगाओ। उसके बाद उन्होंने कहा जीने की योजना अगर 10 वर्ष है तो वन लगाओ। उसके बाद उन्होंने कहा कि जीने की योजना अगर 100 वर्ष है तो समाज को सही शिक्षा दो। तो समाज को सही शिक्षा देने की, बल्कि भावी पीढ़ी को भी सुख समृद्धि पूर्ण बनाने के लिए जो सही शिक्षा देने का जो दायित्व था वो आज मीडिया पर सबसे बड़ा है। पहले भी था, आज भी था। और आप पाते हैं कि पहले जो हमारे पत्रकार रहे हैं उन्होंने राजनीति को बाद में चुना, मीडिया में उनको पहले वो मीडिया को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि मीडिया के द्वारा, मीडिया एक ऐसा कारगर हथियार है जिसके द्वारा देश को आज़ाद किया जा सकता है, जिसके द्वारा देश की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जा सकता है। इसलिए जो हमारे पहले पत्रकार थे या जो जननायक थे, उन्होंने सबसे पहले जो, या हमारे देश की जो क्रीम थी वो सबसे पहले मीडिया में गई। राजनीति में वो शायद बाद में गए हैं, चाहे वो पराटकर रहे हों, चाहे वो तिलक जी रहे हों। और तिलक जी की पत्रकारिता तो ऐसी विचार प्रधान थी, वो समाज के लिए ऐसे विचारों का अवदान दे रहे थे। वो उन्होंने जब वो लिखते थे वो उसी कमरे में जिस गद्दे पर सोते थे उसी गद्दे पर को औंधा करके उस पर वो लिखते थे। वो और उनका कहना था कि गद्दा झुक जाता है लेकिन विचार नहीं झुकते। तो मीडिया ने एक ऐसी विचारिक बात समाज के सामने रखी थी, एक ऐसी चेतना उन्होंने पैदा की जिससे उन्होंने देश को भी आज़ाद किया, देश की समस्याओं के निराकरण में भी अपना योगदान दिया। लेकिन आज मीडिया ये सब करने में असमर्थ रह रहा है। मीडिया में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सोच इतनी विकृत है। आप जानते हैं, पिछले दिनों आपने अखबार में पढ़ा होगा महेश भट्ट का बयान। वो अपनी ही बिटिया के बारे में ये बयान कर रहे हैं कि पूजा भट्ट इतनी सुंदर है कि अगर ये मेरी बिटिया ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता। इस प्रकार के जो लोग मीडिया के महारथी बने हुए हैं वो आप समझ सकते हैं, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो दूरदर्शन है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, वो कैसे विचार, कैसी शिक्षा या कैसा समाज वो आज बनाना चाहते हैं। तो ये बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनका निराकरण जो है वो मीडिया ही कर सकता है। इसलिए आज मीडिया के सामने मूल्यों का प्रश्न है। आप जानते हैं कि आज हमारे स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, वो भी जो सही शिक्षा देने का जो दायित्व था वो आज ठीक से निभाने में असमर्थ हो रहे हैं। क्योंकि आज जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो जो अपनी जो पीढ़ी है उनको वो अगर गोल्ड मेडल भी दे रही हैं या बड़ी बड़ी डिग्रियां भी प्रदान कर रही हैं, वो डिग्रियां उनके लिए तथाकथित डिग्रियां बन रही हैं। वो जो स्वर्ण पदक वो जो दे रहे हैं वो उनके लिए, जब जिंदगी उनके सामने कोई व्यवहारिक प्रश्न उठाती है तो वो जो गोल्ड मेडल है, वो जो स्वर्ण पदक है, वो उनके सामने मिट्टी का मेडल भी साबित नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज मैं समझता हूं कि मीडिया के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो समाज को सही शिक्षा दे, ऐसी शिक्षा दे जिससे समाज में सही वैज्ञानिक पैदा हों, जिससे समाज में ऐसे जननायक पैदा हों जो देश को सही दिशा और दशा दें। आज क्योंकि सबसे बड़ा मोह भंग अगर है तो आज की राजनीति से है, और वही मोह भंग जो है वो आज पत्रकारिता से हो गया है। पत्रकारिता की पृष्ठों पर आप ऐसे समाचार पढ़ते हैं, वो पूरे जो प्रबंधन के जो हिस्से हैं वो ऐसे बन गए हैं कि उससे उसका जो ध्येय है वो केवल पूंजी कमाना हो गया है। पत्रकारिता जिसको मूल्यों के साथ जुड़ना चाहिए था वो पूरी तरह से व्यवसाय से जुड़ गई है। व्यवसाय से बनी बल्कि धंधागिरी से जुड़ गई है। व्यवसाय के भी कुछ नियम होते हैं, व्यवसाय के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन धंधागिरी के कोई सिद्धांत नहीं होते। और यही कारण है कि आज मीडिया के पृष्ठों पर, मीडिया के पर्दे पर जैसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं उसके पीछे समाज को बनाने का, समाज को दिशा देने का या भावी पीढ़ी के लिए कोई मार्गदर्शन या उनका सन्मार्ग देने के लिए कोई योगदान मीडिया का नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक विज्ञापन
मीडिया में पिछले दिनों बहुत देर तक ये चलता रहा। एक उत्पाद के लिए मीडिया में एक विज्ञापन तैयार किया गया और उसके लिए नारी के वक्ष स्थल को चुना गया। नारी आप जानते हैं हमारी मातृशक्ति है, मां है, वो बहन है, हमारे हम कितने सात्विक रिश्तों से उस नारी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मीडिया एक ऐसे विज्ञापन तैयार कर रहे हैं जिससे नारी को भी उसने तार तार कर दिया, अब तो पुरुष को भी तार तार कर दिया है। पुरुष की अस्मिता और नारी की अस्मिता आज चौराहे पर है। और वो एक उत्पाद को बेचने के लिए एक विज्ञापन ऐसा तैयार किया गया कि वक्ष स्थल पर चेन को एक दिन खोला गया और जो पहले दिन चेन खुलती है और उसके आगे लिखता है कि कल तक का इंतजार कीजिए। फिर अगले दिन वो चेन खुलती है, फिर कहते हैं कल तक का इंतजार कीजिए। और लगातार 7 दिन तक वो चेन खुलती रही और लगातार कल तक का इंतजार किया गया। और बाद में कहा जवान मर्दों की पसंद एक सिगरेट की डिबिया। तो आज जो विज्ञापन बनाने में जो सिद्धांत, जो नियम या जो अवधारणा मीडिया के लोग या मीडिया के प्रबंधन में किया जा रहा है, उसमें यह बात तय की जा रही है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो ये जो दिखता है, ये जो बिकता है, ये जो सारे प्रबंधन के जो नियम बन रहे हैं, उसने मालिक और संपादक की संस्था पर भी बहुत बड़ा प्रहार कर दिया है। एक समय जो संपादक था, एक समय जो पत्रकार था, उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता था। एक संपादक चलता था तो ऐसे लगता था कि हवा भी थम जाएगी, हर कोई उसका अनुसरण करना चाहता था। लेकिन आज संपादक जो है वो मालिक का क्रीदास बन गया है। वो कोई सिद्धांत नहीं बनाता, वो कोई विचार नहीं बनाता, तो वो क्या शिक्षा समाज को देगा। जो स्थिति आज, जैसे मैंने कहा, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आज वो भी अपने दायित्व से D.H. लॉरेंस जैसे ऐसा लगता है कि आज भी कहीं वही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा समाज में अगर आप शांति चाहते हैं तो सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद कर दीजिए, तभी समाज में शांति आएगी। तो जब जो हमारे शिक्षण संस्थान या हमारे शिक्षक, जिसमें हम भी शामिल हैं, जब इस प्रकार के दायित्व को निभाने में रहे, तो एक ही आशा की किरण थी और वो मीडिया थी। और उस मीडिया ने भी मूल्यों के अवदान में जब अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं की तो समाज में एक बहुत बड़ा मोह भंग है। तो इसलिए शायद आज हम फिर से, हर बुद्धिजीवी, हर कोई व्यक्ति जो ठीक सोच रखता है, वो ये चाहता है कि समाज में वो मूल्य आए। जैसे वर्मा जी कह रहे थे कि विनम्र होना कितनी बड़ी बात है। कन्फ्यूशियस की बात मैं फिर कहना चाहता हूं। उनके पास 2 शिष्य बैठे हुए थे और वो शायद अंतिम समय उनका था। तो उनके शिष्य उनको कहते हैं कि गुरुदेव, हमें लगता है कि आप तो उस महायात्रा पर जाने वाले हैं, आपने जीवन के इस पड़ाव में कितना अनुभव प्राप्त किया है, तो अगर आप हमें कुछ शिक्षा दें तो शायद उससे हमारा कल्याण हो जाए। तो कन्फ्यूशियस ने अपना मुंह खोला और कहा कि, क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, मौन भाव से अपने शिष्य को संदेश दिया। उन्होंने कहा अपना मुंह भी, उसका भी निरीक्षण कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा क्या मैं जो कहना चाहता हूं, मेरा जो मंतव्य है, क्या आप समझ गए? तो शिष्य कहते हैं हाँ हम समझ गए। तो उन्होंने कहा आपके मुंह में और मेरे मुंह में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा आपके मुंह में दांत नहीं है और हमारे मुंह में दांत हैं, आपके मुंह में जीवा है और हमारे मुंह में भी जीवा है। तो उन्होंने कहा मुझे यही कहना है। उन्होंने कहा ये जो दांत हैं, जब ये मेरे दांत भी थे तो ये कहते थे कि हम लोहे के चने चबा सकते हैं, और आज ये टूट गए हैं। और ये जो जीवा है, ये 32 दांतों के बीच में सरस बनी रही है, तो आज भी ये यथावत बनी हुई है। तो जैसे वर्मा जी कह रहे थे कि विनम्रता एक सबसे बड़ा मूल्य है। अगर विनम्रता है तो वो झुकता है। नमन्ति सफला वृक्षा नमन्ति गुणी जनः, कि जो गुणवान है, जो फल वाला वृक्ष है, वो हमेशा झुकता है। लेकिन आज इतना दंभ पत्रकारिता में है, पत्रकार इतने दंभी बन गए। अब पुलिस की जो छवि बनी हुई थी ध्वंस की, वही पत्रकार की और वो पुलिस जैसी छवि पत्रकार ने भी बना दी है। आज वो ये भ्रम पाले हुए हैं कि वो अपने पत्रकारिता के नेपथ्य में जो है वो सरकार गिरा सकता है, सरकार बना सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन वास्तविक जो दायित्व उसका था, उसको निभाने में वो बहुत असमर्थ रहा है। जबकि समाज को बनाया जा सकता है, व्यक्ति को बनाया जा सकता है। आज भी राम पैदा हो सकते हैं, आज भी कृष्ण पैदा हो सकते हैं, आज भी कोई स्वामी दयानंद पैदा हो सकता है, आज भी कोई महापुरुष, चाहे वो उनके संस्करण ना हो, लेकिन उनको पैदा करने की क्षमता आज उस शिक्षा, सही शिक्षा देने की उस सोच के पीछे है। लेकिन मीडिया शायद उसको निभाने में असमर्थ रह रहा है। तो
शायद मूल्य की जो मांग है, मैं कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन एक कवि के शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई और गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर TDS आलोक जी। मैं अभी अनुरोध करती हूँ मिस्टर RK शर्मा जी से कि अपना विचार हम सभी के समक्ष रखें। मिस्टर RK शर्मा जी। ओम शांति। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिं भवति भारतात् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता साक्षी है, धर्म का जब पराभव हुआ, भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा। इस कल युग में, विज्ञान के युग में, धर्म और विज्ञान को जोड़ने का वही सपना ब्रह्मा बाबा ने इस परिसर में शुरू करके विश्व स्तर पे स्थापित करके, और जिस तरह का नेतृत्व नारी शक्ति को संगठित करके दिया है, वह आवश्यक रूप से अभिनंदनीय है। पूरे देश के कोने कोने से, नेपाल से हमारे मीडिया कर्मी इस करुणा, दया और मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज के परिकल्पना के लिए मीडिया सम्मेलन में आज भाग ले रहे हैं। आज का जो विषय है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, समय की मांग है, और मैं धन्यवाद दूंगा आयोजकों को कि इस कार्यक्रम में मीडिया के जिस स्तरीय विद्वानों को आमंत्रित करके वैचारिक समुद्र मंथन यहाँ कराया गया, उससे यह सम्मेलन समाज में एक अच्छा संदेश देने में सफल रहा है। आज हम तीसरी बार मीडिया सम्मेलन में आबू में भाग ले रहे हैं। हम कलमकारों की जो संस्था IFWJ है उससे संबंध रखते हैं। हम स्वागत करते हैं विद्वानों के तमाम बड़े बड़े विचारों का, लेकिन ताल्लुक नहीं रखते उनके उन विचारों से कि मीडिया का जो मूल्य है, मूल्यनिष्ठ मीडिया की परिकल्पना, उसके नींव के पत्थर जो कलमकार गांव गिराओं में, चट्टी चौराहों में पत्रकारिता का मिशन लेकर के खाली पेट, साधन विहीनता पूर्वक ग्लैमरस खबर, सनसनीपूर्ण खबर दे करके मीडिया का जो पताका उठाते हैं, उनके समस्याओं पे चर्चा नहीं होती। हम सामाजिक मूल्य की बात को धोखा तब तक मानते रहेंगे जब तक हमारे वो मीडिया कर्मी जो जिनको आज भी सही उनका पगार, उनको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। साथियों, आज़ादी के पहले एक जेब में पिस्तौल, एक जेब में छोटा अखबार हुआ करता था पत्रकारों के, लेकिन वह अखबार उस पिस्तौल से ज़्यादा कारगर होता था। बड़े बड़े आंदोलन काशी की धरती पर खड़े हुए पाराड़कर जी, बेचन शर्मा उग्र जी, पंडित कमलापति जी, गुप्ता जी, तमाम ऐसे बड़े पत्रकारों का मैं नाम इस मंच से ले रहा हूं, जिनके पास उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे, छोटे अखबार होते थे, वो लोग हाथ से अखबार छापते थे और सामाजिक मूल्य की भी चिंता उनके अखबार में होती थी और चिंगारी को सुलह बनाने का साहस भी उनमें होता था। आज हमने जब अपने नींव के पत्थर को नकारा आज़ादी के 50 वर्ष बाद, तब तमाम विसंगतियां, तमाम धुंध
तमाम परेशानियों से समाज को झेलना पड़ रहा है। पत्रकारिता मीडिया का प्रचलन हमारे आदिकाल से रहा है। नारद जी हमारे प्रतिनिधि हुआ करते थे। महाभारत काल में संजय की चर्चा आई है। किसी भी स्थिति में भारतीय मीडिया कभी भी कमजोर नहीं थी, लेकिन उसे साजिश करके, उसे खाली पेट रख करके जिस तरह से कमजोर बनाने का काम हमने किया आज़ादी के बाद, ऐसा गंदा खेल कभी नहीं खेला गया था। साथियों, अभी तक हम अखबारों में सुनते थे कि मालिक ने अखबार बंद कर दिया। लखनऊ के 3 अखबार, नवजीवन, नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़ बंदी के शिकार हो गए। दर्जनों पत्रकार भुखमरी के शिकार हुए। उनके बच्चे स्कूल के दाखिले से मुक्त हो गए। लेकिन आज मैं इस मंच से कहूं कि देश का सबसे बड़ा सम्मानित परिवार उन पत्रकारों की खबर नहीं ले सका। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल मीडिया का ग्लैमर दिखा करके जनपद स्तर पे बेरोजगारी का लाभ लेते हुए नौजवानों को महंगा कैमरा घर से खरीदने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तुम्हें पत्रकार बना दूंगा। बताइए 50,000 रुपया उसके घर में कहाँ है? वह कर्ज लेकर के कैमरा लेता है। कहते हैं कि एक बीट लाओ, एक खबर लाओ तो तुम्हें 500 रुपया मिलेगा। उसकी एक खबर एक सप्ताह में नहीं लगती है। जब तक उसको आप मूल्य नहीं देंगे तो मूल्यनिष्ठ समाज कहाँ से बनेगा? आज मैं इस मंच से मैं विध्वस्त समाज के सामने बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मीडिया की दशा दिशा एयर कंडीशन कमरे से नहीं तय होनी चाहिए। यह दशा दिशा आपको गांव के चौराहे से तय करनी होगी, चौपालों से तय करनी होगी। और जो गांव में, जो चट्टी चौराहों पे, थानों में हमारा साथी तमाम परेशानियों से झेल रहा है, उसको भी हक दिला करके अपना साथी बना करके फिर आप जब इस मानवीय मूल्य की बात करेंगे बहुत अच्छा लगेगा हमको। हमारे साथियों को हक दीजिए। आज आज़ादी के बाद क्या हो गया कि एक अखबार का मालिक पूंजीपति हो गया। अक्षरधाम में हमला हुआ, हमारे छायाकारों ने जान पे बाजी लगा करके आपको टेलीविजन पे खबर दी। संसद पे हमला हुआ, हमारे छायाकारों ने जान पे बाजी लगा करके आपको खबर दी। क्या किसी ऐसे हमारे उस छायाकार को ऑस्कर पुरस्कार या देश का कोई बड़ा पुरस्कार मिला? मैं आज इस मंच से इस विमर्श, इस गोष्ठी में आपके भाग लेते समय आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या एक अंग्रेजी अखबार का संपादक केवल गणेश परिक्रमा करके सांसद बन जाए, देश की उच्च संसद में पहुंच जाए? क्या यह मानवीय मूल्य की स्थापना का संकेत है? आज अभी इस कार्यक्रम में माननीय कमल दीक्षित जी ने जो विचार मीडिया के संदर्भ में रखा है, ओपी सिंह साहब ने जो मार्गदर्शन किया है, वो अत्यंत गंभीर और अनुकरणीय विचार है। लेकिन आज समय की मांग है कि हम आपसे अपने उन साथियों का दर्द, उनके उस समस्याओं को इस विमर्श में शामिल करूं। और अगर मैं इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं और उस विमर्श को नहीं रख सकता हूं, उनकी आवाज़ नहीं बन सकता हूं, तो बेईमानी हो जाएगी। साथियों, इस अवसर पे 2 लाइन हमें याद आती है। जंगे आज़ादी लड़ी तो अपने सपने और थे, आज अपना हाल जो है वो कभी सोचा न था। यह संस्था मातृ संस्था शक्ति, दुनिया की मातृशक्ति की सबसे बड़ी संस्था है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था का भाव इस संस्था के
कोने कोने से गुंजायमान होता है। यहाँ शुभ्र वस्त्र में जितने भाई बहन हमको दिखते हैं, इससे यह विश्वास होता है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक दिन आवश्यक रूप से भारत को पुनः विश्व गुरु बनने का गौरव मिलेगा। आज ये जो विमर्श चल रहा है, इसमें हमारे जो पत्रकार बंधु भाग ले रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे कि वो अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को हमारे इस विद्वत समाज के सामने रखें। क्योंकि अगर आप केवल रेस्ट लेने के लिए आए हैं, मीठा भोजन करने के लिए आए हैं, एसी में केवल विमर्श को सुन के चले जाना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये पूरा कार्यक्रम थोड़ा कम रह जाएगा। आपकी भागीदारी बहुत ही अपेक्षित है। आज मानवीय मूल्य जिस तरह से गिर रहे हैं, उस पर अब चर्चा करना भी लगता है कि बेईमानी है। क्योंकि एक ज़माना था कि जब किसी को बेईमान कहा जाता था तो वो समझता था कि हम बेईमान हैं। लेकिन अब किसी को बेईमान कहिए तो लगता है कि वो बेईमानी के, बेईमान शब्द के साथ बेईमानी हो रही है। क्योंकि एक आदमी जो 10 रुपए की चोरी करता है वो जेल में बंद है, जो 10 करोड़ का घोटाला करता है वो संसद में बैठा हुआ है। साथियों, मूल्यनिष्ठ समाज के लिए समान न्याय का जो तराजू है, जो समान न्याय की व्यवस्था है, वह जरूर उसका तराजू का जब पलड़ा सही होगा तभी यह विषय सार्थक हो सकेगा। आज मैं इस कार्यक्रम में आपको भागीदारी सौंपते हुए सभी अपने पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर आर के शर्मा जी। मैं अभी अनुरोध करती हूँ मिस्टर विनोद भारद्वाज जी से कि मूल्यनिष्ठ मीडिया के बारे में आप अपना विचार हमारे समक्ष रखें। विनोद भारद्वाज जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी मित्रों और साथियों, दरअसल विषय बहुत गंभीर था और उसकी दिशा कुछ बदली हुई सी लग रही है मुझे। मीडिया में मूल्यों की बात लगभग अब ऐसी हो गई है कि हम रेत में सुई ढूंढने की कोशिश करें। अभी शायद 1-1.5 महीने पहले एनडीटीवी के संजय पुगलिया से बातचीत हो रही थी, तो हमने पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बाइट लेने का सिस्टम है और उसमें कोई भी बाइट लेने की हम बात करते हैं, एक मृतक पड़ा है और उसके पिता से पूछा जा रहा है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत दुख के साथ कहा कि हम सब लोग उससे पीड़ित हैं और उसका जो मूल कारण मैं समझता हूं वो ये है कि जो अनुभवी लोग थे और जो परंपरा से जिन लोगों को बहुत सारी चीजें इनहेरिट करने का वो मौका मिला था, वो लोग अब मीडिया में नहीं है और एक ऐसी पीढ़ी मीडिया में आ रही है जिसके लिए मूल्यों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। और शायद मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कारण है कि अगर हम इसको गहराई में जाके देखें तो मूल्यों की गिरावट यहां से शुरू होती है कि वो लोग नहीं आ रहे जिनका डिवोशन था, जो लोग इसके लिए प्रतिबद्ध थे और मीडिया के मूल्यों को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उनकी प्रतिबद्धता थी। इस सवाल को मेरे ख्याल से ज्यादा गहराई से सोचा जाना चाहिए कि ऐसे लोग क्यों नहीं आ रहे मीडिया में। अभी कई साथियों ने बात कही कि शायद मीडिया का जो ग्लैमर है वो ऐसे लोगों को इसमें ला रहा है जो उसके लायक नहीं है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर यहां से हम शुरुआत करें कि इस तरह के लोगों को मीडिया में लाया जाए या ऐसे प्रयास किए जाएं, जिसके लिए कि बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि
शायद ये संस्था ऐसे कुछ प्रयास कर भी रही है। अभी मैं दीक्षित जी की एक वो पुस्तक देख रहा था, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को लेकर जो उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, उसमें बहुत गहराई से कुछ बातों को रेखांकित किया है। अभी मैं एक चीज और आपसे बात करना चाहूंगा। शायद मेरे ख्याल से हम लोग दो चीजों पे बहुत गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। मीडिया को हम एक वेग टर्म में ले रहे हैं। दरअसल एक तो मनोरंजन उद्योग है जिसमें आपके वो टीवी सीरियल्स और बहुत सारी चीजें और सिनेमा शामिल है। दूसरा सूचना तंत्र है, वो बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन हुआ यह है कि कहीं ना कहीं हमने उन सबको मिला लिया एक साथ और एक वेग बात हम करने लगे हैं। अगर टीवी सीरियल में कोई गड़बड़ आ रही है तो हमने उसको पत्रकारिता से जोड़ दिया। ये दिशा मेरे ख्याल से ठीक नहीं है और इसको हमें संभलना चाहिए। इस पर विचार भी करना चाहिए कि हम बात किस संदर्भ में कर रहे हैं और कहां जा रही है वो बात। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। करीब आज से 4-5 साल पहले जयपुर में एक छात्रा के एक लड़की के साथ यूनिवर्सिटी में सामूहिक बलात्कार हुआ। जिस अखबार में मैं काम करता हूं वो काफी बड़ा अखबार है और ऐसा नहीं माना जा सकता कि वहां मूल्यों को लेकर कोई चिंता न व्यक्त की जाती हो। जैसे ही सूचना मिली, हम 10-12 लोगों ने बैठ के तय किया कि इस सारी खबर को किस तरह से देना चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि लगभग 10 में से 8 लोग इस राय के थे कि जो लड़की का नाम किसी भी हालत में अखबार में नहीं देना चाहते थे और उस लड़की का नाम आखिर तक उस मतलब किसी भी खबर में कभी भी उस लड़की का नाम नहीं गया। तो क्या इसे हम मूल्य विहीन पत्रकारिता मानेंगे? तो मेरा सिर्फ कहने का आशय यह है कि ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में कोई मूल्य गिराए जा रहे हो या कोई उसकी बिल्कुल अवमानना की जा रही हो। ऐसे उदाहरण बहुत कम होते हैं। असल में मूल्यों की गिरावट की बात जो है, दीक्षित जी ने भी एक बहुत बढ़िया बात की थी, इंटरनेट को लेकर जो बात आपने की थी। इंटरनेट का ताल्लुक मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता से कोई दूर दूर तक रिश्ता भी है। वो एक ऐसा सूचना माध्यम है जो कि हमारे यहां बाहर से आया है और लगभग भारतीय पत्रकारिता या भारतीय संदर्भों में उसको बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, क्योंकि न तो वो साइट्स भारत में बन रही हैं, अगर बन भी रही हो तो उसमें बहुत कम लोग हैं। मेरा आज भी मानना यह है कि अखबार को अगर आप देखें या प्रिंट मीडिया के और भी जो आयाम है उसमें अगर देखें तो कुल मिला के आज भी ऐसे अखबार जो कि पारिवारिक रूप से पढ़े जा सकते हैं वो सबसे ज्यादा बिक्री है। और इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, अंग्रेजी के 2 अखबारों का। एक अखबार में आपको हर हफ्ते एक सेंसेशनल खबर जरूर मिलेगी, देश का बहुत बड़ा अखबार है। लेकिन एक दूसरा अखबार है जिसमें कोई सेंसेशनल न्यूज नहीं होती, बिल्कुल फैमिली की तरह से खबरें छपती है, उसमें सर्कुलेशन उसका ज्यादा है। जाहिर है कि लोग उसको सेंसेशन को पसंद नहीं करते हैं। अगर यही स्थिति होती और लोगों के मूल्य इतने ही गिर जाते या मीडिया के इतने गिर जाते तो आज जितनी पोर्न मैगजीन्स हैं उनकी सर्कुलेशन कहीं की कहीं होती है। लेकिन सच बात यह है कि दैनिक भास्कर की एक मैगजीन अभी लॉन्च हुई, आहा जिंदगी, उस मैगजीन को इस आधार पर बेचा गया है कि शायद उसमें कोई ऐसी तस्वीर आपको देखने को न मिले जिससे आप उत्तेजना महसूस करें। और बहुत चकित कर देने वाली बात है कि उस मैगजीन ने 6 महीने में 2.5 लाख से ऊपर की सर्कुलेशन ली। तो ये चीज ऐसी है कि मैं उसका एक व्यावहारिक पक्ष बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मीडिया में उलट हो रही हैं और सारा बिल्कुल पत्रकार कोई अपने आप को तोप मान के चल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल बहुत कम लोग ऐसे हैं पत्रकारों में जो कि इस तरह की प्रवृत्तियों के शिकार हैं। आज भी अधिकांश लोग जो हैं वो अपने सारे काम उतनी निष्ठा से करते हैं जितनी निष्ठा से कोई पूजा करता होगा। ये गलतफहमी पता नहीं क्या हो गई है, शायद कुछ लोगों की वजह से कुछ एक गंदी मछली तालाब को खराब करती है और वो उदाहरण के तौर पर पेश भी की जाती है। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रवृत्ति से थोड़ा सा बचना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम मीडिया में बदलाव न लाएं। अगर कहीं कोई इस तरह की स्थितियां देखी जा रही हैं तो मेरे ख्याल से उनको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और ये हमारा आत्मनिरीक्षण होना ही चाहिए। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया विनोद भारद्वाज जी। मैं अभी अनुरोध कर रही हूँ कि डॉक्टर BL जालन जी से कि आप अपना विचार हमारे समक्ष संक्षिप्त में रखें। महानुभाव, सामने बैठे हुए मेरे सम्मानीय साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मूल्य निष्ठा पे, पत्रकारिता पे काफ़ी कुछ कहा है। मैं अपने स्वयं के विचार इसमें रख रहा हूँ। इसमें कहीं कोई गलती या त्रुटि हो तो आशा है अनभिज्ञ समझ के आप क्षमा करेंगे। मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता आज के समय की मुख्य आवश्यकता है। दिनों दिन हो रही प्रगति के साथ आज मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के लिए किसी प्रकार का नियम नहीं है, लेकिन स्वयं अनुशासन की आवश्यकता है। आज जो समाचार प्रकाशित किए जा रहे हैं, क्या वह समाचार समाज के सर्वांगीण स्वस्थ सुखी जीवन व विकास के लिए उचित है? इसका निर्णय कौन करेगा, पत्रकार या पाठक? आज पत्रकारिता बड़े बड़े संस्थानों के हाथ में है। वे मिशन के बजाय कॉमर्शियल होते जा रहे हैं। जिस समाचार से उन्हें लाभ मिलता हो वही समाचार देने की प्राथमिकता वो करते हैं। पत्रकार बंधु उनकी सेवा में है, अतः उनकी भी मजबूरी है, जो मालिक चाहता है वो समाचार उनको देना पड़ता है। पाठक इसलिए मजबूर है कि जो छपता है उसे पढ़ना ही है। आज जो कुछ छप रहा है सकारात्मक है या जनजीवन के लिए हानिकारक है, इसका निराकरण करना, मूल्यनिष्ठता बनाए रखना समय की प्रमुख मांग है। इसके लिए पत्रकारिता के पवित्र ध्येय को प्राथमिकता से देखना होगा। विज्ञान व विकास की चकाचौंध भरे समाज को क्या चाहिए? पाठकों में निर्भीकता, सदाचार, मानवता, सत्यता व न्यायपूर्णता पर आधारित समाज बनाने के लिए पत्रकारिता में जागृति लानी होगी। एक मुद्दा खोजना होगा। आज़ादी से पूर्व मुद्दा था कि हमें आज़ादी दिलानी है। इसके लिए पत्रकारों ने बिना अपने जीव जान की परवाह किए सब कुछ लिखा और उनको सफलता मिली। लेकिन आज पत्रकारिता में मैं समझता हूँ कोई मुद्दा नहीं है। जो जैसा टॉपिक चाहें या जिसमें कुछ मनोरंजन हो या कोई ऐसी घटनाएं हो जिससे सनसनी फैले, वो एक मुद्दा रह गया है। मेरे ख्याल से आध्यात्मिक विकास के लाने के लिए हमें कोई मुद्दा देखना पड़ेगा। प्राथमिकता से समाचारों के प्रकाशन की, मूल्यनिष्ठ समाज की पुनः स्थापना का प्रयत्न करना पड़ेगा। पंचासीन महानुभाव, इसके लिए हमें प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से एक सबक लेना होगा कि हमें समय की मूल आवश्यकता शांति और प्रगति, आध्यात्मिकता पर ध्यान देना होगा और उसी पर हमें आगे चलना होगा। जय भारत, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर BL जालन जी। मित्रों, वो मंच और माइक का कोई रिश्ते ही गड़बड़ है जो समय के साथ बराबर मेल नहीं खाता। फिर भी चूंकि एक कमिटमेंट था और संख्या ज्यादा होने के कारण और विषय में बहने के कारण लगभग सभी वो जो एक अनुशासन रखना चाहिए था वो नहीं रख सके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बात आई, इस बात को सुनते हुए अगर आपके मन में सवाल हुए हों और उन सवालों के संबंध में हम पैनलिस्ट से अगर कोई आप बात करना चाहें या आप अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहना चाहें तो आप आमंत्रित हैं, मगर केवल 8 मिनट हमारे पास हैं। 8 मिनट में 2 मिनट में और लूंगा तो 6 मिनट आपके पास है। प्लीज आइए, प्लीज। मैं विनोद भारद्वाज जी के बात से सहमत हूँ कि हमारा प्रिंट मीडिया इतना बिगड़ा नहीं है कि हमें चिंता करनी पड़े। समय के साथ उसमें कुछ बदलाव आया जरूर है, लेकिन मूल्यों की जो गिरावट है वो मेरे ख्याल से कुछ नए चैनल्स जो आए हैं उसमें है और वो चिंता की बात बनती जा रही है। मेरा एक सुझाव है कि ऐसी चर्चाएं होती रहे, लेकिन एक और प्रयास किया जाए जिसमें ऐसी जो नई चैनल्स आई है
जो हमारे लिए, हमारी सभ्यता के लिए खतरा बनती जा रही है, उस पर विचार किया जाए, उस पर चर्चा की जाए। मैं मानता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर जो भी प्रतिनिधि है वे प्रिंट मीडिया से है, और कुछ लोग जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है वे शायद सरकारी रेडियो या दूरदर्शन से होंगे। जिसके बारे में हम चिंतित है, ऐसी चैनलों से शायद ही कोई यहाँ आया होगा। अस्तु। आज हम यहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम विश्वविद्यालय, ईश्वरी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और मानव मूल्य की विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं जो ये पवित्र संस्था है उन्हीं से एक निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान यदि कोई निभा सकता है तो मातृशक्ति निभा सकती है। मातृशक्ति ही है, वो है शक्ति है जो बच्चे को संस्कार देती है, वही पत्रकार को पैदा करती है, वही ऐसी बालिकाओं को पैदा करती है जो संस्कारित होनी चाहिए और जो आगे जाकर अपने को इस प्रकार से प्रस्तुत न करे जो समाज में बद्धापन महसूस करती हो। तो मैं मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि मातृशक्ति ही ऐसी एक, जैसे आज सेमिनार हमारा यहाँ आयोजित हुआ, ऐसी इसी प्रकार का सेमिनार जो बड़े प्रिंट मीडिया से जुड़े हों, मातृशक्तियों का रखा जाए, उन्हें समझाया जाए कि आप इस तरह के विज्ञापन प्रस्तुत न करें जो उत्तेजक हो, समाज को गंदी दिशा देते हों। और कुछ मैं प्रकाशकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अखबार बेचने के लिए कुछ ऐसे चित्रों का प्रकाशन न करें जो उत्तेजना पैदा करते हो। बाकी मानवीय मूल्य के लिए अखबार आज भी उतने सजग हैं जितने 20 साल पहले थे, जिससे आज़ादी से पहले थे। हम लोग किसी भी कीमत पर मानवीय मूल्य को गिरने नहीं देंगे, ये आश्वासन देते हैं। मैं वापिस से आया हूँ। मैं बहुत बहस अनेक सब्जेक्ट में, अनेक विषय में बहस सुनी। हर बहस में ऐसा होता है कि जब धनी पुरुष निर्धन बने तो करे पिछली बात, और जैसे थोथे बादर क्वार के जो रहीम दहरात, पीछे की बात करने में कोई मजा नहीं है। तभी था वो था, अभी जो है उसको सुधारना है। तो ऐसी अभी जो मीडिया को सशक्तिकरण की बहस हो रही है, ऐसी ही बहस एक महिला सशक्तिकरण की हो रही थी। उसमें बहुत बहस हुई और आखिर में कोई मूल तक कोई जाता ही नहीं। तो मेरा नेचर है थोड़ा ऑपरेशन विदाउट एनेस्थेसिया का है, तो मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ कि भाई, और जो मूल तत्व है, मैं अभी भी मेरा एक आर्टिकल लिखा, इसमें 3 फोर्स का जिक्र किया था। जो पहले तो रिलीजियस फोर्स था, कुछ भी काम करना है, कराना है तो रिलीजियस फोर्स से हो जाता था। बाद में आया मनी पावर और अभी मसल पावर चल रहा है। तो मनी पावर इज द मेन पावर। तो मीडिया को जब तक पैसे की तंगी है, मीडिया जब तक बिजनेस है, धंधा है, जो सभी वक्ताओं ने स्वीकार किया है कि पैसे की कमी है तो जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, भिखारी कभी जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। तो मूल बात है कि मीडिया को आर्थिक सशक्तिकरण करना है, तभी मीडिया अपना व्यू एक्सप्रेस कर सकता है। बेगर हैज नो चॉइस। तो मेरा फंडामेंटल यही रिक्वेस्ट है कि अगर मीडिया को सशक्तिकरण करना है तो गवर्नमेंट को बोल दो, लाइसेंस इसको दो जो मीडिया के दूसरा सोर्स से मीडिया को निभा सकता है, ऐसा आदमी को लाइसेंस दो, बाकी का सबका कैंसिल कर दो। अगर बहुत ब्रीफ में बोलते रहेंगे तो एक आध और भी बोल सकेंगे। मैं वसंत देसाई एडवोकेट हूँ और मैंने बहुत 6 चौपड़ी लिखी है। बट आई हैव रिटन वन रिसेंट बुक, इंडिया इन डेट ट्रैप 2007 रेमेडीज। मेरी अपार्ट फ्रॉम वैल्यूज, I want to suggest that this entire society is, and every TV and everything is based, even the papers are based for 6 crore people who has got the purchasing power, multiplied by 5, 30 crore. Deduct from 100, 70 crore. We don't know anything about 30 crore, who are absolutely under the poverty line. And remaining 40 crore is unorganized labor.
Now, we don't give anything, no importance of the news for 70 crore. And I'll give only one, I have given the illustration and all the facts and figures. Take the pension bill of the government, which was 3,211, has gone to 24,000 crore. And it is not being discussed at all by any expert in the budget. And I'll give one illustration. My brother-in-law, who retired from All India Radio, his pay was 3,100. He was getting 800 rupees. Now the pension is 9,000 rupees. Now another example I will give. A High Court judge who retired in 1978 or up to 85, his pay was 35,000. His pension has gone to 17,000 rupees. So these are the things. Economic efforts are. My book was not published by any publisher. So I put it on the website. Please, only suggestion is that give the reporting for unorganized labor and women. Yes. मंच पर आसीन विद्वान जनों व माननीय भाइयों, आज की इस बहस में बहुत से विद्वानों ने अपने विचार रखे। मैं सबसे ज़्यादा TDS आलोक डॉक्टर साहब हैं, इनके विचारों के ऊपर बात करना चाहता हूं। इनके मत से पत्रकारिता मूल्यहीन हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है। पत्रकार भी समाज का ही एक अंग है, पत्रकार साथी भी। जिस प्रकार समाज में मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उस नज़रिए से आज भी पत्रकारिता जगत में, पत्रकार साथियों में मूल्यों का ह्रास बहुत कम है। और मैं समझता हूं कि हमारे पत्रकार साथी पूरी तन्मयता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय दीक्षित जी से मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि अभी तक कोई प्रश्न नहीं आया है। हमारे पास प्रेस काउंसिल है जो प्रेस को रेगुलेट करती है, तो इंटरनेट घुस जाता है समाज में। सेंसर है तो टीवी सीरियल्स घुस जाते हैं, और कई सौ जो आपके प्राइवेट एल्बम्स हैं वो घुस जाते हैं। तो क्या इन सबको मिला के टोटल मीडिया को लेके एक मीडिया काउंसिल की स्थापना करनी चाहिए जो इन सारे मीडिया को रेगुलेट करे और उनको एम्पावरमेंट करना चाहिए? ऐसी एक संस्था के लिए क्या करना चाहिए आप? नहीं, ये तो आपने कहा, ये बात तो पिछले करीब 3-4 साल से उठ रही है कि मीडिया काउंसिल, मीडिया पॉलिसी इस बारे में बने। दूसरा ये कि इस बारे में कोई ना कोई इस तरह का उपाय किया जाए जिससे कि वो चैनल्स, जो चैनल्स समाज के लिए अहितकारी, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, माने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, उनको रोका जा सके। फिलहाल दरअसल में ऐसी कोई स्थिति बन नहीं पाई। उसके बहुत सारे तकनीकी कारण हैं। कभी वो इस बारे में अगर बहुत बहस हो, माने कोई लंबी बातचीत हो, तो हम लोग इस पर बात करें। मगर आपका कहना सही है कि इस बारे में कोई उपाय होना चाहिए, और अभी इस बारे में कोई उपाय हुआ नहीं है। और प्रेस काउंसिल भी असहाय महसूस करती है, और उससे आगे भी मीडिया काउंसिल की बात भी अभी तक उस तरह से नहीं गठित हो पाई। आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत ब्रीफ। सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी चर्चा के दौरान एक बात सामने आई है कि युवाओं के मीडिया में आने से मानवीय शून्यता बढ़ी है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर युवाओं में इसकी शून्यता, उन्हें जानकारी नहीं है हमारी सभ्यता और संस्कृति की, तो फिर हमारे बुजुर्गों और विद्वानों को उनको बताना चाहिए कि क्या उसमें उनके क्या कमियां हैं, उन्हें अपने उत्तरदायित्वों से भागना नहीं चाहिए। मित्रों, असल में आहत ना हो, एक जनरलाइज सामान्य के रूप में यहाँ वक्ताओं में युवाओं में संस्कार ना होने की बात कही है। असल में युवाओं में संस्कार हैं, इसके बारे में हमारे यहाँ और दूसरे समय में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और दूसरे हुए उसमें ये कहा भी गया। असल में विषय के संदर्भ में कुछ बातें उठी, और विषय के संदर्भ में ही कुछ वक्ताओं का ये निष्कर्ष रहा, उनके अपने उस आधार पर कि जिसमें ये बात है कि हाँ कुछ मूल्यों में कमी आई है, और वो वर्ग जो सामान्य तौर पर जिस वर्ग से
बहुत ज्यादा। देखिए युवाओं के बारे में आज अगर लोग ज्यादा इसलिए बात करते हैं, बूढ़ों से अब कोई अपेक्षाएं नहीं है, असल में जो भी संभावना है वो युवाओं में, इसलिए युवाओं से ही अगला भारत बनना है, तो इसलिए उनसे ज्यादा अपेक्षाएं और आशाएं की जाती हैं, इसलिए निराश ना हो, उन पर ही सारा भवितव्य। एक बात कहते हुए मैं आज की इस बहुत बातचीत के का समापन करूंगा। चूंकि मूल्यों की बात आई है, एक रेफरेंस भी आया कि मूल्यनिष्ठ मीडिया के संदर्भ में कोई बात हुई है। एक और सुखद सूचना है कि पत्रकारों के बीच में ही पिछले 3 वर्षों से एक बात चल रही थी कि क्या इसके संबंध में मूल्यों को लेकर के और इस कंटेंट को लेकर के इस विमर्श को कोई सस्टेन्ड एफर्ट के रूप में पत्रकारों के बीच में ही इस बात को चलाया जाए। तो इस बारे में एक सुखद पहलू हुआ है कि पत्रकारों ने मिल करके और इस तरह का मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज, इस तरह का एक फोरम जैसा शुरू किया है, वो बहुत सद्यजात है, माना अभी अभी गठित हुआ है, जो दरअसल में मूल्य, और मूल्य का अर्थ वही है मीडिया में एक विमर्श, मीडिया पर आक्षेप नहीं है, असल में मीडिया के प्रभाव के कारण ये अपेक्षाएं हैं, और मीडिया की अपेक्षाओं के कारण असल में इस तरह की बातें कुछ थोड़ी सी होती हैं, क्योंकि जिससे सर्वाधिक अपेक्षा होती है संभवतः उससे ही सबसे ज्यादा प्रश्न भी किए जाते हैं। तो इसलिए ये बात मीडिया के प्रभाव के कारण है, और इसलिए उस विमर्श को लगातार और निरंतर करते रहना चाहिए। ये भी पत्रकारों की बात होने के कारण एक इनिशिएटिव मीडिया के द्वारा ही इस तरह का शुरू किया जाए, ये एक रेफरेंस के तौर पर मैंने आपको बात की। हमारे विद्वान वक्ताओं ने बहुत अच्छी बातें की, और आपने उसमें इंटरफियर करके हम लोगों को सावधान भी किया कि दरअसल में आप भी क्या सोचते हैं और किस तरह का असल में कोशिश तो ये थी कि हम लोग और थोड़ा सा और ज्यादा चल करके इस पर बात करते। समय और इसके तुरंत बाद एक सत्र शुरू होना है, उसमें व्यवधान हम ना हो, इसलिए इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। और बहन जी अगर धन्यवाद देना चाहें तो आप दे दें, अन्यथा मैं इनको धन्यवाद देते हुए दोनों को, आपने सुना और हमने सुनाया, जिनने सुनाया उनको भी धन्यवाद और जिनने सुना उनको भी धन्यवाद। आपको धन्यवाद, मुझे धन्यवाद, सबको धन्यवाद। इस धन्यवाद के साथ में इस बात को समाप्त कर दो। ओम शांति।